नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत की बात करने वाले जी भारत पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। आपसे एक सवाल पूछना है, आप नौसेना के बारे में कितना जानते हैं? जवाब चाहे जो हो, मगर यह तय है कि जितना जानते हैं वो काफी कम है। 4 दिसंबर नौसेना दिवस के तौर पर मनाया जाने वाला एक दिन, मगर इस तारीख के साथ ही भारतीय नौसेना के महान योगदान को जानना, समझना आज आपके लिए न केवल एक नॉलेज गेन करने का माध्यम बन सकता है, बल्कि ये आज के समय की जरूरत है और एक भारतीय होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते आपका दायित्व भी है। नेवी जो न केवल हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करती है, बल्कि संकट की घड़ी में मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो आज हम 3 पहलुओं पर विस्तार से बात करने वाले हैं। पहला तो मानवता की रक्षा में, रेस्क्यू ऑपरेशन में कैसे नौसेना का योगदान अतुलनीय है। दूसरा, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा करने वाली नौसेना की भूमिका कितनी प्रशंसनीय है। और तीसरा, स्वतंत्रता के बाद नेवी का बदला हुआ आधुनिक स्वरूप कितना अकल्पनीय है और नेवी की यह विकास यात्रा कितनी अविस्मरणीय है। यह बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल एसएन घोरमड़े सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी भारत पर। आप इंडियन नेवी के 36वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रह चुके हैं। इससे पहले आप परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और नौसेना मेडल, ऐसे कई मेडल से नवाजे जा चुके हैं। कई सम्मान आपके नाम है। और फिर समुद्र की गहराई से भी ज्यादा अगर गहराई से नौसेना पर बात करनी हो तो आपसे बेहतर भला और कौन हो सकता है। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं और भारतीय नौसेना की उपलब्धि के साथ शुरुआत करते हैं। 2004 की सुनामी को भारतीय नौसेना के लिए टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस घटना ने कैसे नौसेना को आपदा राहत में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका में ढाला, ये जरा आप समझाइए सर। 2004 26 दिसंबर को जो सुनामी इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ा 9 रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक हुआ था, उसके कारण जो सुनामी आई थी उसमें इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स और भारत के ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में सब कभी जगह पर ज़्यादातर ईस्ट कोस्ट में बहुत ही डिस्ट्रक्शन हुआ था। और उसके लिए लगभग उसी समय 12 घंटे से के बीच में ही भारतीय नौसेना पूरी तरह से तैनात होके अपनी इस आपदा के लिए मदद करने के लिए पहुंची जी। तो ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट था जिसमें हमारे 32 जहाज, 8 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, 21 हेलीकॉप्टर और लगभग 5,500 नौसैनिक तैनात हुए थे। और इस समय हमने किसी भी देश से कोई भी सहायता नहीं ली और यह पूरी भारत ने ही 2004 में ना ही अपने लोगों के लिए सहायता दी और बल्कि इंडोनेशिया में ऑपरेशन गंभीर, श्रीलंका में ऑपरेशन रेनबो, मालदीव्स में ऑपरेशन कैस्टर। और इस ऑपरेशन से पहले जाके सबसे पहले पहुंचे सहायता देने के लिए। दूसरे देशों ने भी जब सहायता के लिए, मदद के लिए बताया था तो हमने कहा कि नहीं, हमारा देश अपने ही बलबूते पर ये सारी सहायता दे सकते हैं। तो 3 फेसेस में कार्य हुआ। पहले जाके उधर जानकारी ली कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। उसके बाद जाके उधर पानी की उपलब्धि, फ्यूल की उपलब्धि, खाने का, मेडिकल कैंप्स और लोगों को उस राहत कैंप्स में ले जाना और उनको बचाना और उधर की जो गतिविधियां हैं पहली तरह की, उस तरह से शुरू करना। तो यह देश के लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट रहा जिसमें भारत की शक्ति, जो इसको हम एक सॉफ्ट पावर कह सकते हैं, क्योंकि ये एक बेनाइन रोल है, ये हमारा मेन रोल नहीं है, लेकिन इस रोल में भारतीय नौसेना बहुत ही कामयाब रही। हमारे भारत की जो छवि बहुत ही ऊपर उठ गई और विदेश से, सब जगह से, विश्व में भी ये जान गए कि भारत एक ऐसा देश है जो हिंद महासागर में ना ही सब एक अच्छा नेतृत्व कर रहा है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो सहायता के लिए एकदम तैयार रहता है जी। आपके पहले जवाब के साथ ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मुझे एहसास हो रहा है कि वाकई में एक भारतीय होने के नाते कितना गौरव हम महसूस करते हैं आप लोगों की वजह से। और जब बात उपलब्धियों पर हो रही है सर, तो फिर ऑपरेशन सुकून और ऑपरेशन नीर जैसे मिशन के बारे में भी कुछ बताइए। इन ऑपरेशंस के दौरान कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, साथ ही जैसे कि कोरोना काल में हम आम लोगों ने बहुत सारे सबक लिए हैं, तो ऐसे लाइफ सेविंग मिशन कौन कौन से सबक सिखाकर जाते हैं? तो 2006 में ऑपरेशन सुकून
हाँ, जो इंग्लिश में सकर कहते हैं, उसके लिए इसी तरह से ये एक ऑपरेशन था जब हमारे जहाज 4 जहाज थे, मुंबई, ब्रह्मपुत्रा, बेतवा और दीपक टैंकर, एक शक्ति टैंकर था, वो वहाँ उसी एरिया में मौजूद थे। तो उनको डाइवर्ट किया गया जब इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध था और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बेरूत में पूरा कब्जा करके उधर कवर कर लिया था। और वहाँ पर लगभग हमारे जो इंडियन डायस्पोरा के लोग थे उनको राहत चाहिए थी कि उनको उधर से वहाँ से लेके आना था। हाँ। तो हमारे जहाज उस समय पहुँचे उधर, ये लगभग 4000 मील दूर है भारत से, और इतनी दूर हमारे जहाज वहाँ पहुँचे सही समय पे। और ये तो एक होस्टाइल एनवायरनमेंट था क्योंकि वहाँ पर हमें युद्ध के लिए तैयार रहना था, क्योंकि किसी तरह से भी कोई भी जहाज उस तरह से उधर पूरी मनाही थी, सख्त मनाही थी इजरायली डिफेंस फोर्सेस से, और वो पेट्रोल कर रहे थे और किसी को अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं थी। तो उस समय हमारे जहाज उधर पहुँचे और उन्होंने एक जहाँ पर उस पोर्ट में, बेरूत पोर्ट में लड़ाई का पूरा माहौल छाया हुआ था और बॉम्बिंग भी हो रही थी, लेकिन उस स्थिति में जाके हमारे जहाज़ों ने अपने जो इंडियन डायस्पोरा के लोग थे उन सबको लगभग इतने आसानी से निकाला और वहाँ से लारनाका, साइप्रस में पहुँचा दिया, जहाँ से हमारे इंडियन एयर इंडिया के जहाज और इंडियन एयरफोर्स के जहाज उनको घर सेफली लेके आ गए। जी। और उसी तरह से जो ऑपरेशन नीर था, हाँ, वो था मालदीव्स में। एक बहुत भयंकर आग लगने के कारण उनका जो डिस्टिलेशन प्लांट वो डिफेक्टिव हो गया था, तो उसके कारण उनके पानी की अवेलेबिलिटी नहीं थी। और ये हमारा एक जहाज सुमित्रा जो अरेबियन सी में डिप्लॉयड था, हाँ, उसको उधर भेजा गया। तो उन्होंने अपने जो वाटर टैंक में जो कुछ भी पानी था, हाँ, उसको बॉटल करके सबसे पहले भेजा। उसके बाद हमारा एक टैंकर शिप भी उधर पहुंचा, जिस जहाज ने पानी को डिसैलिनेशन प्लांट से जो पानी प्रोड्यूस किया और लगभग 3000 टन पानी मालदीव्स को पहुंचाया, जब तक उनकी जो फैसिलिटी ठीक नहीं हो पाई। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो भारतीय नौसेना के जो बड़े पोत होते हैं वो एक स्मार्ट सिटी की तरह होते हैं। वहाँ पर सब कुछ कंपैक्ट तरीका से किया जाता है। हाँ। स्मार्ट सिटी में एक डिसैलिनेशन प्लांट होगा, हाँ, ये कुकिंग अरेंजमेंट्स होंगी, रहने का बंदोबस्त होगा, एयर कंडीशनिंग होगी, जनरेटर होंगे, वैन और लैन होगी, और उसके साथ भी एक वॉर फाइटिंग रोल है जो सबसे महत्वपूर्ण, और मेडिकल फैसिलिटीज। हाँ। तो हम आपदा के लिए इस तरह से हमेशा तैयार रहते हैं। ये सबक सभी को सीखना चाहिए। सर, ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट पर आपकी अतुलनीय उपलब्धियां हुई, लेकिन अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि हम हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि जिसे इंडियन ओशन रीजन कहा जाता है, और उसमें भारत की अभूतपूर्व अभेद्य संरचना कैसी है, इस पर बात करते हैं। पहले तो आप मुझे ये समझाइए कि हिंद महासागर क्षेत्र वैश्विक व्यापार यानी कि वर्ल्ड ट्रेड और ऊर्जा आपूर्ति यानी कि एनर्जी सप्लाई के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस रीजन की इंपॉर्टेंस के साथ ही इस क्षेत्र में जो समुद्री डकैती है और खासतौर पर विदेशी हस्तक्षेप, ड्रैगन का, चाइना का हस्तक्षेप, इन तमाम तरह की चुनौतियों को आप कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले हमें ये जानकर आप लोगों को बहुत ही गर्व होगा कि ये एक महासागर है जो, हाँ, जिस देश के नाम पर है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, और कोई महासागर किसी देश के नाम पर नहीं है। क्योंकि ये हमारा देश एक्चुअली जो है, इसकी जो ज्योग्राफिक लोकेशन है, हाँ, वो हिंद महासागर में सबसे महत्वपूर्ण है। इस हिंद महासागर में एक वर्ष में लगभग 1,55,000 जहाज, तरह तरह के जहाज, यूनिक शिप्स इधर से जाते हैं और व्यापार के लिए जाते हैं, और इनके साथ में लगभग 5-5.5 लाख मछली पकड़ने वाले जहाज भी इस एरिया में होते हैं, और लगभग 66% जो विश्व का जो व्यापार है, हाँ, वो इस एरिया में होता है। इट्स अ बिग नंबर। और
50% कंटेनर ट्रैफिक जी इस एरिया में होता है और 33% बल्क ट्रैफिक, बहुत बड़े बड़े जहाज, वो भी इस तरह है। तो इस तरह का व्यापार इस एरिया में होता है इंडियन ओशन रीजन में। तो इसमें यह बहुत महत्व करता है क्योंकि विश्व की जो इकोनॉमी है वो अगर हम सही कहें तो इस इंडियन ओशन रीजन पर निर्भर रखती है, क्योंकि सबसे बड़े देशों का जो व्यापार और जो तेल का व्यापार है वो इसी इंडियन ओशन रीजन में होता है जी। तो यह इसलिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि और उसी के कारण ये समुद्री डकैती भी इस जगह पे आई है। सोमालिया में जो जमीन पे जो अस्थिरता थी वो उसके लिए उन्होंने ये जो समुद्री डकैती या पायरेट्स की जो शुरुआत हुई सबसे ज्यादा 2008 में शुरू हुई। तब से भारतीय नौसेना का एक जहाज गल्फ ऑफ एडन में तैनात है और लगभग अभी 4000 जहाजों को सुरक्षित लेके उधर उस एरिया से लेके आया है। और इसके कारण वो समुद्री डकैती में थोड़ी सी कमतरता हुई थी, लेकिन पिछले कुछ 7-8 महीनों में ये इसमें जब जो रेड सी में जो क्राइसिस हुई है और उसके बाद फिर से उसमें बढ़ोतरी हुई जी। तो इस चुनौतियों के लिए भारतीय नौसेना ने एक अग्रसर तरह से उसको डील किया है जी। और सबसे पहले जो भी समुद्री डकैत दिखते हैं भारतीय नौसेना का जहाज उसको जरूर पकड़ के उसकी उन पर कार्रवाई करता है। और उसके कारण अभी ऐसा दहशत जैसे हो गई है समुद्री डकैतों में भी कि अगर भारतीय नौसेना का जहाज है तो वहां नहीं जाना चाहिए। क्या है शांति और हमारे जो व्यापार में हमारे जो व्यापारी जहाज हैं वो भी अपने को एकदम सेफ समझते हैं जब भारतीय नौसेना साथ में हो। हमारे लिए तो ये केवल एक फिल्मों का सीन है, लेकिन आपकी तो ये जिंदगी का हिस्सा रहा है। अद्भुत। बात करते हैं सर सागर पर, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। क्या है ये सागर, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, सो जिस तरह से ये आप देख सकते हैं सुनामी के समय और तरह तरह के जो ऐसे प्रकल्प आए हैं और स्थितियां आई हैं, परिस्थितियां, उस समय भारतीय नौसेना एक शांति और स्थिरता मजबूत करती है इस हिंद महासागर में। और उसके कारण ये जो सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो हमारे नेबरहुड फर्स्ट मिशन है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस में 2015 में ये घोषित किया था कि हम इस सागर जो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन अपने नेबरहुड में इन सभी देशों को कैपेसिटी बिल्डिंग और कैपेबिलिटी बिल्डिंग में मदद करेंगे। तो इसी के लिए हमने मालदीव्स, सेशल्स, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब देशों को ना ही कैपेसिटी बल्कि कैपेबिलिटी बिल्डिंग में बहुत ही मदद की है। और जब भी इनको कोई ज़रूरत पड़ती है तो भारतीय नौसेना हमेशा तत्पर रहती है और इनको मदद करती है। श्रीलंका में भी जब एक जहाज, श्रीलंका के पास एक जहाज को आग लगी थी तो भारतीय नौसेना का एक जहाज और कोस्ट गार्ड का जहाज वहां तत्पर पहुंच के और उस आग को बुझाया। आपकी बात को सुनकर लग रहा है कि जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है वो केवल भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार भर नहीं है, ये नौसेना का वाकई ध्येय वाक्य है। सेना सर जब युद्धाभ्यास करती है, जैसे मालाबार और वरुणा जैसी मल्टीनेशनल अभ्यास भी हुए, ये नौसेना की ऑपरेशनल कैपेसिटी तो बढ़ाते हैं जैसा कि आपने बताया, लेकिन क्या वाकई इससे कूटनीतिक संबंध मजबूत होते हैं? क्या वाकई हम दूसरे देशों को ताकतवर या पावरफुल नजर आते हैं? क्या उनके साथ हमारी बॉन्डिंग पर कोई असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। क्योंकि हम जब दूसरे देशों के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो उसके कारण इंटरऑपरेबिलिटी होती है। क्योंकि एक तरह से हम मिलजुल के जब काम कर सकते हैं। 2004 में भी जब हम पहली बार हमने जो सुनामी का जो सहयोग दिया था, उस समय यूएस नेवी हमारे साथ काम करने के लिए आई थी और वो भी एकदम एडहॉक था। लेकिन उनको पता चल गया कि भारतीय नौसेना में ऐसी शक्ति है और ऐसी काबिलियत है। तो उसके बाद तो लगभग और हमें हर एक एडवांस नेवी भारतीय नौसेना के साथ हिंद महासागर में एक्सरसाइज करने के लिए तैयार रहती है। तो इतने ज्यादा एक्सरसाइजेज अभी हो गए हैं, उसके कारण हमारी एक दूसरे की काबिलियत का पता चला है। और जब जरूरत पड़े तो हम मिल के किस परिस्थिति का सामना मिल के कर सकते हैं,
इससे होता है। और सही में आपने जो बोला वसुधैव कुटुंबकम, हाँ, वर्ल्ड इज वन फैमिली, इसको हम पूरी तरह से ये भारत का जो ये है, ये हमारा एंशिएंट विजडम है, इसको हम पूरी तरह से प्रैक्टिस में लाते हैं जी। सीधा सिर्फ उपदेश नहीं है, हाँ। ये हम अपना कार्य करके भी दिखाते हैं, ये भारत की मानता है। बहुत खूबसूरत बात सर। सर मेरा जो अगला सवाल है वो न केवल मेरा निजी तौर पर सबसे बड़ा कंसर्न है, ये शायद हमारी सरकार का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनका भी कंसर्न होगा, शायद आज के इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी हो सकता है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को कोई नकार नहीं सकता, इसका सामना भारत कैसे कर रहा है? आप जिस पोजीशन पर रहे हैं, आपकी सीमाएं हैं और हो सकता है कि ज्यादा कहेंगे तो दुश्मन देशों को भी इन जानकारियों का फायदा हो। जितना आप बता सकें, जितना आप समझा सकें, प्लीज बताइए इस बारे में। चीन अपनी जो समुद्री से शक्ति है वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ा रहा है जी। अभी लगभग उनके पास 350 जहाज हैं। हाँ। वो विश्व में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी नौसेना अभी चीन की है जी। नंबर्स में है। हाँ। कैपेबिलिटी में नहीं हो सकती क्योंकि अभी तो यूएस नेवी भी आगे है इनके बारे में जी। लेकिन 350 नेवी की जो शिप्स की जो ये नेवी है वो सिर्फ साउथ चाइना से के लिए नहीं है, वह उनका पूरा ये जो ध्यान केंद्रित है अब इंडियन ओशन पर है क्योंकि उनका 70% तो व्यापार इधर से आता है चीन का, तो इसलिए उन्होंने ये तैयारी की है। तो इसके लिए हमें क्या है कि हमारा देश भी और मजबूत हो, हमारा देश और सशक्त हो और इसके लिए हमारी नौसेना सशक्त की हमेशा तैयारी करती है। जो हमारा ज्योग्राफिकल एडवांटेज है हमारे हिंद महासागर में, उसको नौसेना हमेशा हम इसके लिए तैयार रहते हैं कि किस तरह से इस जगह पे एक शांति और स्थिरता बनाए रखें। सर समय की कमी है तो मैं इतिहास से शुरू करूंगा, वर्तमान पर आऊंगा और फिर भविष्य पर भी आपसे जल्दी ही बात करूंगा। आजादी के बाद संसाधनों के बंटवारे के साथ संसाधनों की कमी भी थी। नौसेना इन 77 सालों में कहां से कहां आ गई, ये तो हम खुद भी देख रहे हैं, मगर कैसे आई इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। तो ये मैं तो कहूँगा कि हमारे जो लीडर्स थे उस समय, हमारे एडमिरल्स थे, हाँ। उनकी ये दूरदर्शिता थी कि जब नेवी 1947 में हमारे पास सिर्फ 33 छोटे जहाज थे, जो भी 1/3 तो पाकिस्तान के पास चले गए थे और बाकी हमारे पास थे जी। उस समय हमारे नौसेना में सिर्फ 3% बजट डिफेंस का नौसेना को मिलता था जी। क्योंकि हमारे देश का जो ध्यान था केंद्रित था जो हमारे सीमाओं पर, यानी कि जमीन की सीमाओं पर, हाँ। पाकिस्तान और चाइना पर, हाँ। अभी तभी से हमारा जो प्लान था बहुत ही विजनरी था, हाँ। क्योंकि हमने उसी समय सोचा था कि बड़े बड़े जहाज और ब्लू वाटर नेवी बनने का जो सपना था नौसेना का, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और SSBNs, दैट इज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, तो इनका सब ध्यान केंद्रित करके हमारे जो प्लान्स बनाए वो हमारे पर्सपेक्टिव प्लान्स थे। और 2005 में मैं तो सब खुद को मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं डायरेक्टरेट ऑफ नेवल प्लान्स में था 1998 से 2001, फिर 2005 में। तो वहाँ पर सबसे पहले हमारी टीम ने एक मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान बनाया 2005 से 2022, और अभी 2022 से 2037 का एक और प्लान है जो हम देखते हैं कि हमारा रोल भारतीय नौसेना का होगा, वो किस तरह आगे बढ़ेगा और जो हमारे बजट में है, हाँ। उससे भी हम सही तरीके से उसका उपयोग करके किस तरह हम अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। ये तो गौरवशाली इतिहास हुआ और इसी वजह से, इसी विजन की वजह से और आप लोगों की मेहनत की वजह से आज इतना ताकतवर वर्तमान है। लेकिन अब बात होती है AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स, कई आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नौसेना कर रही है। ब्रह्मोस, धनुष जैसी आधुनिक मिसाइल प्रणालियों का भी जिक्र होता है। इतने ताकतवर वर्तमान के साथ 2030 के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? आने वाले 5 सालों में नौसेना को आप कहां पाते हैं? हमारा तो ध्येय यही है, मैं यही कहूँगा कि नौसेना इस तरह से स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता पे काम कर रही है। 1961 में हमारा सबसे पहला जहाज बना था, तब से हम इस पर चल रहे हैं। और जिस तरह इस 2014 से जो आत्मनिर्भरता पे ज़्यादा बलबूता और जोर दिया गया है, 2047 में जब भारत पूरा विकसित होगा, भारतीय नौसेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगी, हमारा ये ध्येय है। और इसी तरह हमारे ये 5-5 सालों में
जब 2030 में होगा तो हमारा देश इस समय हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 2 SSBNs हैं और तरह तरह के जहाज और पोत हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनमैन्ड बहुत ही तीव्र गति से हम अपने सिस्टम्स में ला रहे हैं। जबरदस्त घोरमड़े सर। नौसेना सप्ताह और नौसेना दिवस के मौके पर हमारे श्रोताओं के लिए आपका कोई संदेश? मैं तो यही कहूंगा कि हमें हमेशा राष्ट्रहित में काम करना चाहिए जी, और वसुधैव कुटुंबकम का जो ये हमारा मंत्र है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि हमारे यंग जनरेशन को कि आप भी नौसेना जैसी सर्विस में ज्वाइन कीजिए और अपने देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकेंगे। यहाँ पर आपको पूरी तरह से ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और इंटीग्रिटी से काम करने को मौका मिलेगा और आप देश के लिए नहीं, विश्व के लिए भी काम, विश्व शांति के लिए भी काम कर सकते हैं जी। पर लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे अपना समय मत व्यर्थ गवाइए। देश को किस तरह आगे बढ़ाएंगे, हाँ, क्योंकि ज़्यादा ये है कि हमें बहुत ज़रूरी है कि अच्छे अच्छे कार्यक्रम देखें और जिससे कि आपका व्यक्तित्व और बढ़े। उनमें से एक अच्छा कार्यक्रम ये जरूर है जो आप लोगों को, आप लोगों से जुड़े हैं, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। नौसेना के बारे में मेरा नॉलेज तो बढ़ा ही, मुझे लगता है श्रोताओं का भी नॉलेज बहुत बड़ा होगा और साथ ही अपने देश पर, अपनी नौसेना पर आज उन्हें भी अभी इस वक्त गर्व महसूस हो रहा होगा। तो हमारे साथ सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल SN घोरमड़े सर जुड़े हुए थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।